में हूती विद्रोही आज सारी दुनिया के लिए समस्या बन गए हैं। वो इजराइल पे बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करता है, वो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, किसी भी देश के मालवाहक जहाज के लिए खतरा है। 2017 में उसने भारत के एक मालवाहक जहाज पर कब्जा कर लिया था। तो ये जो यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद संगठन है हूती, और आज ये इजराइल के विरुद्ध खुलकर आक्रमण की धमकी दे रहा है। वह गाजा पर इजराइल के हमले के खिलाफ है, हमास का समर्थन करता है। अब देखिए कि हूती विद्रोहियों का देश जो यमन है और इजराइल के बीच की दूरी 3000 किलोमीटर है। फिर भी अभी पिछले सप्ताह हूती विद्रोहियों के संगठन ने तेल अवीव के बाहर जो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और कई लोग घायल हो गए हैं। तो सवाल ये है कि ये हूती संगठन जो हथियारबंद संगठन है, इसकी स्थापना यमन में क्यों हुई और आज ये इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? तो अली अब्दुल्ला सालेह जो यमन की सत्ता पे काबिज थे के खिलाफ 1990 के दशक में एक विद्रोह की शुरुआत हुई, क्योंकि अली अब्दुल्ला सालेह की जो सुन्नी सरकार थी वो जायदी शिया अल्पसंख्यक समुदायों का दमन कर रहे थे। तो इस दमन के विरोध में, सालेह के भ्रष्टाचार के विरोध में, खिलाफत से इस संगठन की शुरुआत हुई और हुसैन अल हूती जो जायदी धर्मगुरु थे ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हीं के नाम पर इस संगठन को हूती विद्रोही संगठन या हथियारबंद संगठन कहा जाता है। यमनी गृह युद्ध के दौरान ईरान ने हूती आंदोलन को भरपूर समर्थन देकर एक शक्तिशाली सैन्य संगठन बना दिया है। 2004 में हुसैन अल हूती को यमनी सरकार ने एक संघर्ष में मार गिराया और आंदोलन का नेतृत्व उनके भाई अब्दुल मलिक अल हूती के हाथों में आ गया। तो आज हूती संगठन, जिसमें अनुमान है कि 1 लाख से अधिक लड़ाके इस संगठन के पास मौजूद है और इसे ईरान, इराक, लेबनान के हिजबुल्ला उग्रवादियों के समर्थन से आज ये शक्तिशाली सैन्य संगठन बन गया है। इसने ईरान से मिलिट्री ट्रेनिंग ली, ईरान ने इसे हथियार और अन्य सहायता मिलती है। मतलब आप ये देखिए कि ईरान से इसे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन और अन्य शक्तिशाली हथियार भी प्राप्त होते हैं, जिसके कारण एक विद्रोही संगठन 3000 किलोमीटर दूर स्थित देश पे बैलिस्टिक मिसाइल से आक्रमण करता है। तो हूती एक विद्रोही संगठन मात्र अब नहीं रह गया है। 2014 में हूती विद्रोहियों ने राजधानी, यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और तब से यमन में गृह युद्ध चल रहा है। इसके एक बड़े भूभाग पे, यमन के एक बड़े भूभाग पे आज हूती विद्रोहियों का कब्जा है और उस हिस्से में हूती संगठन एक अपनी सरकार चलाती है, लोगों से टैक्स वसूलती है और अपनी मुद्रा व्यवस्था का भी संचालन कर रही है। तो आज जो स्थिति है कि हूती यमन के एक विद्रोही संगठन से सत्ता तक अपनी यात्रा पूरी कर चुका है और लगता है कि ऐसी स्थिति बनी रही तो यमन में अंततः हूती विद्रोहियों का कब्जा हो जाएगा। आज हूती विद्रोहियों से लाल सागर को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। हम जानते हैं कि लाल सागर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़े पैमाने पे होता है। यहाँ से बड़ी संख्या में जहाज, मालवाहक जहाज गुजरते हैं
और हुती विद्रोही उन पे कब्जे कर रहे हैं, उनसे चौथ वसूल रहे हैं, चालक दल को अगवा करना, मारना, लगातार ये गतिविधि चल रही है। दुनिया की जो सबसे बड़ी मालवाहक कंपनी है मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी, उसने तो यह कहा कि वह अपने जहाज़ों को लाल सागर से हटा रहा है। ऐसा ही फ्रांसीसी कंपनी ने किया है, ऐसा ही डेनमार्क की कंपनी ने किया है, ऐसा ही जर्मन कंपनी ने किया है, दुनिया की बड़ी तेल कंपनी BP ने भी ऐसा ही किया है। अब अमेरिका लाल सागर में इस खतरे के बाद अमेरिका ने एक नौसैनिक टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा है ताकि व्यापारिक जहाज़ों को हुती विद्रोहियों के हमले से बचाया जा सके। वैसे अमेरिका लगातार यमन पे हुती ठिकानों पे आक्रमण कर रहा है, एयर अटैक कर रहा है, इजराइल उस पे अटैक कर रहा है, लेकिन आज वह इतना मजबूत संगठन बन गया है कि अमेरिका के लगातार एयर अटैक के बाद भी हुती विद्रोहियों की गतिविधि कम होने का नाम नहीं ले रही है। और अब उसने जो है हजारों किलोमीटर दूर इजराइल के राजधानी तेल अवीव के व्यस्तम एयरपोर्ट पे अटैक करके, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करके कई लोगों को हताहत किया है। उसने 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर भी इसी तरह हमले किए थे। वैसे उस हमले को जो है नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि जो मिसाइलें थी उसे हवा में ही मार गिराया गया था। तो आज लाल सागर के एक बड़े तटीय इलाके पर हुती विद्रोहियों का नियंत्रण है और वो यहीं से जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। 2023 नवंबर में उसने भारत के भी एक मालवाहक जहाज पर कब्जा कर लिया था। तो आज लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए हुती विद्रोही बड़े खतरे बन गए हैं और वो दुनिया के किसी भी देश के जहाज पे कब्जा कर रहा है। और उसका कहना है कि वह इजराइल के विरुद्ध है और कोई भी जहाज जिसका ऑनरशिप या किसी भी तरह से कंट्रोल इजराइल के पास होगा, उन जहाज़ों को वह लाल सागर से गुजरने नहीं देगा। और इजराइल के विरुद्ध यमन का संघर्ष का क्या अर्थ है? तो इस संघर्ष का अर्थ है कि वो ईरान के समर्थन से वह एक शक्तिशाली संगठन बना है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी जग जाहिर है। हम सब जानते हैं कि ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, ईरान इजराइल को नष्ट करना चाहता है और इजराइल में वह इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि हुती विद्रोहियों ने जो ताकत इकट्ठा की है, जो आज शक्तिशाली संगठन के रूप में दुनिया के लिए खतरा बन गया है, उसमें ईरान का सबसे बड़ा समर्थन है। वैसे इराक से भी मिला, हिजबुल्लाह ने भी उसे समर्थन दिया, लेकिन हिजबुल्लाह को भी ईरान ने ही डेवलप किया था। हिजबुल्लाह भी एक शक्तिशाली संगठन ईरान ने ही बनाया। ये अलग बात है कि अभी पिछले कुछ समय में हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गया है, उसके ज़्यादातर शीर्ष नेतृत्व को इजराइल ने मार गिराया है। अब सवाल यह है कि हुती विद्रोहियों के विरुद्ध सऊदी अरब भी कई बार एयर अटैक करता है, अमेरिका अटैक कर रहा है, इजराइल कर रहा है, फिर भी हुती विद्रोही कब्जे में नहीं है क्योंकि वह यमन के एक बड़े हिस्से पे काबिज हो गए हैं और दुनिया के व्यवसाय के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, दुनिया के आर्थिक व्यवस्था के लिए आज वो एक चुनौती बन गए हैं। इसे सम्मिलित रूप से ही इसका सामना करना होगा। ये अकेले इजराइल के लिए संभव नहीं है, न सऊदी अरब अकेले यमन में हुती विद्रोहियों को नियंत्रित कर सकता है। तो यूरोप और अमेरिका सऊदी अरब के नेतृत्व में यमन में हुती विद्रोहियों का सफाया जब तक नहीं करते, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरा बना रहेगा। थैंक यू।